नमस्कार दोस्तों। इन दिनों लगातार मैं कुछ कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ और मेरा एक फेज होता है, दौर होता है जब मैं लगातार पढ़ने लगता हूँ। तब वीडियो भी कम हो जाता है। बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं इन दिनों आपके वीडियो कम आ रहे हैं। तो दरअसल ये मेरी प्रवृत्ति का हिस्सा है कि कभी कुछ पढ़ने लगता हूँ तो सब चीज़ से थोड़ा कट के और वक्त निकाल कर, वक्त चुरा कर कहें तो किताबों में खपाने लगता हूँ। तो पिछले दिनों जैसे मैंने राजदीप सरदेसाई की किताब मैंने 2024 के चुनाव पर जो लिखी गई वो पढ़ी, और वो पढ़ते हुए उसके पहले जो उन्होंने 2 किताबें लिखी थी 2019-2014 वो भी पढ़ी। एक लंबा इंटरव्यू मैंने राजदीप से किया, जो राजदीप सरदेसाई सीनियर जर्नलिस्ट, इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर हैं, बड़े-बड़े चैनलों के चेहरे रहे जिसमें CNN IBN के एडिटर इन चीफ। उनसे एक इंटरव्यू मैंने यहीं किया था इसी टेरेस पर, और राजदीप सरदेसाई से तमाम बातचीत के बीच एक इंटरव्यू का जिक्र हुआ था। एक इंटरव्यू वो जो राजदीप सरदेसाई ने किया था, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू 2012 चुनाव के पहले, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने राजदीप सरदेसाई को एक तरह से जलील करने की मंशा से, इरादे से बस के फ्लोर पर बिठाकर राजदीप को इंटरव्यू दिया था। ड्राइवर के केबिन में नरेंद्र मोदी थे और बस के फ्लोर पर एक तरह से लटक कर जमीन पर बैठकर राजदीप ने इंटरव्यू किया था, जिस पर मैंने सवाल भी पूछा था राजदीप से, और मैंने कहा भी था कि जिस तरह से आपने इंटरव्यू किया, मैं होता तो मैं वो इंटरव्यू नहीं करता। भाई होंगे नरेंद्र मोदी कुछ भी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन मेरा भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। मैं वैसे इंटरव्यू क्यों करूं ज़मीन पर बैठ के या बस के फ्लोर पर बैठ के। लेकिन राजदीप ने अपने हिसाब से उसका जवाब दिया था। खैर, उसी इंटरव्यू में राजदीप ने जब मेरे एक सवाल के जवाब में करण थापर के एक इंटरव्यू का जिक्र आया। करण थापर से आप सब लोग वाकिफ होंगे। 3 दशकों से जो चंद इंटरव्यूअर हैं, चंद क्या अपने आप में करण बेमिसाल हैं, जो बहुत तल्ख सवालों के लिए जाने जाते हैं। कैम्ब्रिज में उनकी पढ़ाई हुई थी और उनके फादर आर्मी चीफ रहे हैं किसी ज़माने में, और दून स्कूल से लेकर और कैम्ब्रिज तक के उनके सफ़र की बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन करण थापर की स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग अपने आप में यूनिक है। आज भी जो इंटरव्यू करते हैं गाहे बगाहे उनके इंटरव्यू वायरल होते हैं। तो उसमें एक जिक्र आया राजदीप सरदेसाई से बातचीत में कि करण थापर ने एक इंटरव्यू नरेंद्र मोदी का, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2007 में, और चुनाव से ठीक पहले एक इंटरव्यू किया था करण थापर ने। इंटरव्यू क्या किया था, वो अनफिनिश्ड इंटरव्यू था, कहें अधूरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू होना था 30-40 मिनट का, लेकिन वो इंटरव्यू 3-3.5 मिनट का ही हुआ। और इंटरव्यू में जो भी सवाल करण थापर ने शुरुआत में ही पूछ दिए, गुजरात दंगों में भूमिका को लेकर, मोदी की छवि को लेकर, मास मर्डरर कहा जाता है और आप सॉरी फील करते हैं या नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगातार बैक टू बैक पूछे और उससे मोदी नाराज़ हुए। तो वो कहानियां हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि वीडियो 3-3.5 मिनट का यूट्यूब पर मौजूद है। और वो अधूरा इंटरव्यू था, और उसके बाद मोदी जी ने पानी पीने का उपक्रम किया कि मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है, और उसके बाद एक गिलास पानी लिया उन्होंने, और उसके बाद करण थापर को कहा दोस्ती बनी रहे, और उसके बाद एक तरह से वो अधूरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। और वो इंटरव्यू बहुत वायरल, आज भी उसका जिक्र होता है ऐतिहासिक तौर पर उस क्लिप का। तो राजदीप ने जब उस इंटरव्यू का जिक्र किया, या मैंने सवाल में किया, तो राजदीप ने कहा कि कैसे वो इंटरव्यू से मोदी नाराज़ हुए, और उसके बाद जब करण थापर ने बताया कि वो इंटरव्यू अधूरा रह गया, तो मैंने कहा ओ माय गॉड अब क्या होगा। और उसके बाद कैसे मैनेज करने की कोशिश की गई कि किसी ढंग से दोबारा इंटरव्यू कर लें, वो इंटरव्यू डिलीट कर देंगे या उस इंटरव्यू को हम रीडू करते हैं, जो भी, लेकिन मोदी तैयार नहीं। तो मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि ये तो राजदीप ने बताया, चूंकि वही एडिटर इन चीफ थे CNN IBN के, और CNN IBN के लिए करण थापर इंटरव्यू करने अहमदाबाद गए थे। मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि करण थापर का पॉइंट ऑफ व्यू उस इंटरव्यू के बारे में क्या है। तो मुझे पता था कि करण थापर ने किताब लिखी है, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। तो मैंने कल ये किताब मंगवाई ऑनलाइन, और हार्पर कॉलिंस ने छापी है, 499 रुपये की किताब है। अभी मैंने सिर्फ एक चैप्टर, फ्रैंकली कहूँ तो एक चैप्टर ही पढ़ा, वही मोदी वाला चैप्टर, चूंकि मेरी क्यूरियोसिटी थी कि पूरा मामला क्या था। और उसके बाद चूंकि मैंने सुना था कि करण थापर के इंटरव्यू या करण थापर के शोज के लिए बीजेपी नेताओं ने जाना बंद कर दिया, बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया, न बीजेपी के नेता, न मंत्री, न सांसद, सब ने तय किया कि, या सबको निर्देश मिला कि करण थापर के किसी भी शो में नहीं जाना है, बल्कि उनमें वो तमाम बीजेपी के नेता मंत्री भी थे जो करण थापर के दोस्त की तरह थे, और जिनसे करण थापर 50 बार इंटरव्यू या शो में उनसे बहस और डिबेट कर चुके थे। सब हम लोग जानते थे। और उसके बाद करण थापर का शो भी बंद हुआ, शायद अगर मुझे ठीक से याद है इंडिया टुडे पर आखिरी वक्त में उनका शो था। मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014, 15, 16 के बीच में ही ये सब होता रहा। तो मैंने किताब मंगाई कि पढ़ूं कि करण थापर
इस इंटरव्यू के पहले, नरेंद्र मोदी से उस इंटरव्यू के पहले और इस इंटरव्यू के बाद क्या कहते हैं जो हुआ। तो इस किताब में एक चैप्टर है, वाई मोदी वॉकड आउट एंड द बीजेपी सन्स मी। ये चैप्टर है कितने पन्ने का, 12-13 पन्ने का है, 12-13 पन्ने का है, हाँ 14 पन्ने का ये चैप्टर है। तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा। हालांकि इस किताब में बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं करण थापर के कैम्ब्रिज के दिनों की, राजीव गांधी, संजय गांधी से, परिवार से निकटता की बातें, चूँकि उनके पिता आर्मी चीफ थे। कैम्ब्रिज में जब पढ़ते थे तो बेनजीर भुट्टो से उनकी दोस्ती थी, उसको लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी थी, वो सब बातें भी लिखी है, लेकिन उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, विषय भटकेंगे उस पर फिर कभी, अगर किताब की समीक्षा कभी की। किताब ये पहले छपी है मेरे ख्याल से, ये छपी है शायद 5 साल पहले मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक से याद, हाँ 18 में छपी थी, 6 साल हो गए, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी तब, कहीं कहीं छिटपुट इसके हिस्से पड़े थे। तो अब क्या है, पूरी कहानी करण थापर की जुबानी सुनिए, जो इस किताब में करण थापर ने लिखा कि मोदी क्यों उनके इंटरव्यू का मोदी ने वॉकआउट किया या इंटरव्यू को अधूरा छोड़ा, और बीजेपी के नेताओं ने उन्हें क्यों किनारे किया। तो इस जो करण थापर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके हिस्से का मैंने ट्रांसलेट किया ताकि सहजता से पूरी बात आपको बता सकें। और मेरे लिए इतनी क्यूरियोसिटी थी कि समझो कि कल देर शाम ये किताब आई, कोई वीडियो करना था, वीडियो को भी छोड़ा, और उसके बाद मैं लगातार यही पढ़ता रहा। तो ये 12 पन्ने पढ़ा, फिर मैंने कहा कि चलो सुबह बात करते हैं, कुछ और पन्ने पढ़े 12। तो उस इंटरव्यू का किस्सा ये है, उस इंटरव्यू के हिस्से भी आपको सुनाएंगे कि करण थापर के साथ बीजेपी का क्या ट्रीटमेंट उसके बाद हो गया, और कैसे नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर, जो उस समय उनके सलाहकार थे, जो अभी बिहार में जन स्वराज पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, और बाद के दिनों में तो उन्होंने कांग्रेस और अलग अलग पार्टियों के लिए भी सलाहकार का काम किया, और टीएमसी, और ये प्रशांत किशोर को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं इसको कभी भूलूंगा नहीं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर की टीम के साथ जिस तरह से बातचीत की, या प्रशांत किशोर ने उस वीडियो को कई घंटे तक नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर की टीम ने दिखाया, प्रैक्टिस कराया कि कैसे ऐसी गलती कभी इंटरव्यू के दौरान नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से कैसे इस तरह के टफ सवालों का कैसे सामना करना चाहिए, ये सब बाकायदा उसके बाद प्रैक्टिस कराई गई थी प्रशांत किशोर की तरफ से। ऐसा इस किताब में उसी चैप्टर के आखिरी पन्ने में, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। तो हुआ ये कि जब ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और उस समय करण थापर शो करते थे चैनल पर, जिसमें डिबेट, इंटरव्यूज़ ये सब करते थे, तो उन्होंने लिखा है कि अचानक उन्हें ये लगा कि जो बीजेपी के नेता फ्रिक्वेंटली उनके इंटरव्यूज़ या शोज़ के लिए तैयार होते थे, उन सब ने धीरे धीरे आना बंद किया। उन्होंने नाम लिखे शुरू में, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, वेंकैया नायडू, ऐसे नेताओं ने जो विपक्ष के नेता के तौर पर अक्सर आते थे उनके शो में, उन्होंने धीरे धीरे सरकार बनने के बाद कुछ दिन तक तो आते रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आना बंद कर दिया। फिर उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि निर्मला सीतारमण ने इंटरव्यू का टाइम दिया, और रिकॉर्डिंग से ठीक पहले उन्होंने इनकार कर दिया या इंटरव्यू कैंसिल किया, और उसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई। फिर उसके बाद करण थापर के शो में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने भी आना बंद कर दिया, या आने से बहानेबाजी करने लगे, नाकर नुकर करने लगे, आनाकानी करने लगे और इनकार करने लगे। उसी में करण थापर ने लिखा है कि संबित पात्रा, उस समय संबित पात्रा एक बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता थे, बल्कि 2012-11 में तो 13 में भी 14 में भी मैं न्यूज़ 24 पर शो करता था। सबसे बड़ा सवाल, वो आने के लिए बेचैन रहते थे, मुझे टेक्स्ट करते थे संबित पात्रा कि आज मैं आपके शो में आना चाहता हूँ। तो वो संबित पात्रा की कोई ऐसी हैसियत नहीं थी, आज भले सांसद है। तो संबित पात्रा से जब पूछा करण थापर ने कि मेरे शो में क्यों लोग आने से इनकार कर रहे हैं या क्या बात थी, तो करण थापर ने ये कहते हुए कि इसको आप गोपनीयता मेंटेन करिएगा, सीक्रेसी मेंटेन करते हुए बताया कि सभी प्रवक्ताओं को आपके शो में जाने से मना किया गया है, कि आपके शो में कोई हिस्सा नहीं ले। अब किसी डिबेटर की दिक्कत क्या है, जो डिबेट शो करता है, अगर उसमें एक पक्ष जो सत्ताधारी दल हो, 2014 में मोदी जी की सरकार बन चुकी थी, जो सत्ताधारी दल हो, अगर वो आने से इनकार कर दे, उसके प्रवक्ता आने से इनकार कर दे, उसके मंत्री इनकार कर दें, तो डिबेट किससे करेंगे, किससे सवाल पूछेंगे। तो ये दिक्कत करण थापर को होने लगी। वो भी करण थापर जैसा इंटरव्यूअर जो तीखे सवाल करने के लिए मशहूर हो, तो उनको दिक्कत होने लगी, वो शो ही नहीं होगा। आप सरकार मोदी की, फैसले मोदी ले रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप मोदी सरकार पे लग रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से कोई आ न रहा हो शो में या इंटरव्यू में, तो क्या कांग्रेस और सपा और इनसे करेंगे। खैर, तब करण थापर को बेचैनी हुई। तो क्या हुआ कि करण थापर, इंटरेस्टिंग किस्सा है, सुनिएगा गौर से।
समझने के लिए एक व्यक्ति की फितरत, नरेंद्र मोदी नाम की शख्सियत के पीछे उनकी जिद की वो कैसे टारगेट कर लेते हैं, कैसे दिमाग में खाका बना लेते हैं, किससे दूरी बना लेते हैं, कई एक इंटरव्यू से किस हद तक वो नाराज हो सकते हैं कि जीवन भर के लिए उन्होंने तय कर लिया कि इस शख्स को इंटरव्यू नहीं देना। इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। यही राजदीप के साथ उन्होंने किया। खैर, तो करण थापर ने किसी मंत्री को फोन किया और तो उसके बाद पता चला मंत्रियों ने भी उसका फोन, हाँ माफ करिए, फिर करण थापर ने किसी भी जिस भी मंत्री को फोन किया करते थे तो सबने धीरे धीरे फोन लेना बंद कर दिया। और उसके बाद एक मंत्री के सेक्रेटरी ने उन्हें बताया, या कईयों ने बताया होगा कि सर बहुत बिजी हैं, और इस तरह से लोगों ने आना बंद कर दिया। प्रकाश जावड़ेकर करण थापर लिख रहे हैं कि उनसे अच्छे रिश्ते थे और अक्सर उनके शो में आया करते थे। और जब सबने बंद कर दिया उस बीच भी प्रकाश जावड़ेकर उनके शो में एक बार आए और उसके बाद उन्होंने कहा, करण थापर से पूछा कि आपसे हमारी पार्टी नाराज क्यों है करण। और उसके बाद करण ने कहा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया है कि आपको इंटरव्यू न दूं, आप अध्यक्ष जी से बात करिए और सॉर्ट आउट करिए। और हुआ ये था कि उस समय अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके थे, तो सब कुछ अमित शाह के हाथ में था। और उन्होंने कहा कि बात कीजिए और सॉर्ट आउट कीजिए। तो और करण थापर का अरुण जेटली से अच्छा रिश्ता था। अरुण जेटली सरकार में मंत्री भी थे और मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, बल्कि अब तो इस दुनिया में नहीं है, माने जाते थे, इस दुनिया में नहीं है। अरुण जेटली नियरेस्ट एंड डियरेस्ट थे नरेंद्र मोदी के, उनके वकील के तौर पर भी, उनके फ्रेंड फिलोसफर गाइड के तौर पर भी। तो और बहुत सारे मीडिया फ्रेंडली भी माने जाते थे अरुण जेटली, बहुत सारे मीडिया के लोगों से भी उनकी दोस्ती थी। तो करण थापर ने अरुण जेटली से संपर्क किया, अरुण जेटली से उनके अच्छे रिश्ते थे। अरुण जेटली से उन्होंने बताया कि कुछ तो प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है मैं जानना चाहता हूं कि क्यों बीजेपी के नेता मंत्री आने से इनकार कर रहे हैं। तब तक उन्हें अंदाजा नहीं था कि 2007 में जो इंटरव्यू हुआ, क्या उसकी वजह से 2016 और 17 मतलब 7 साल बाद भी वो बात इतनी बड़ी है, इतनी अहम है, या उसको लेकर मोदी इतने इस हद तक उन्होंने दिल पर ले लिया है कि उनके निर्देश हैं कि बीजेपी के नेता मंत्री ना जाएं करण के शो में। तो उन्होंने जेटली को बात की, तो जेटली ने कहा कि चलो हम देखते हैं कि क्या बात है, और उसके बाद मदद करने का कुछ भरोसा किया। लेकिन वो भी जिस तरह से इन्होंने जेटली की तरफ से कोई उस तरह से मदद नहीं हुई या शो में आना शुरू नहीं किया, तो करण को लगा इसका मतलब कुछ ऐसी समस्या है जो जेटली भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद करण थापर को चूंकि प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि आप अध्यक्ष जी से मिलिए, तो फिर अमित शाह से मिलने की जद्दोजहद शुरू हुई। करण थापर, जैसा कि मैंने कहा कि इंटरव्यू या वो करने वाला, शो करने वाले की दिक्कत, तो मुलाकात करने के लिए उन्होंने अमित शाह से मिलने के लिए, इसी में किताब में लिखा है, कई चिट्ठियां लिखी और कई बार फ़ोन किया। आखिर में 2017 में होली के बाद अमित शाह से मिलने का उन्हें वक्त मिला। उसके बाद अमित शाह से जब मुलाकात हुई उनके बंगलों पे, तो करण ने बताया अमित शाह को कि बीजेपी के प्रवक्ता उनके शो का बॉयकॉट कर रहे हैं, मंत्री भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जावड़ेकर और अरुण जेटली से जो बात हुई थी उसका भी जिक्र किया, और ये भी कहा कि अगर मैंने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, नाराज़ किया है, तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पता तो चले कि मेरी गलती क्या है, किस बात से नाराज़गी है। क्योंकि तब तक उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो मामला पुराना बैकलॉग चल रहा है। तो अमित शाह ने पूरी बात उनकी सुनी, जैसा कि करण ने लिखा है, और कहा आपको कोई गलतफहमी हुई है, किसी प्रवक्ता या मंत्री को आपके शो में आने नहीं जाने का निर्देश नहीं दिया गया है। और फिर ये भी कहा कि 24 घंटे में पूरी बात समझकर आपको मैं बताता हूँ। करण को लगा कि अमित शाह ने जब कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, तो मामला ख़त्म हो गया। भाई अमित शाह के अलावा और कौन है, पार्टी अध्यक्ष वही थे, टोटल कंट्रोल। लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। अमित शाह ने कहा था 24 घंटे में आपको बताएंगे। अमित शाह ने कोई कॉलबैक नहीं किया, 24 घंटे बाद नहीं बताया, बल्कि कई हफ्तों तक, करण ने लिखा 6 सप्ताह तक करण थापर अमित शाह से संपर्क करने के लिए उन्होंने कई बार मेल लिखे, उन्होंने लिखा 50 बार फोन किया, लेकिन अमित शाह के यहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। समझिए जरा बात कितनी गहरी थी। और एक एंकर, एडिटर पता करने की कोशिश में कि बात क्या है। उसके बाद करण सोचते रहे कि भाई अमित शाह ने भी अगर सॉर्ट आउट नहीं किया, इसका मतलब अब प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी को हमसे है। तो अब उन्होंने कोशिश की कि अब नरेंद्र मोदी को कैसे रीच आउट किया जाए। प्रधानमंत्री से ऐसे भी आसानी से मुलाकात नहीं होती, बहुत लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल और उसका तरीका होता है।
तो करण के दिमाग में तब खटका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2007 का वो इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी उठ गए थे, उस इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने दोस्ती बनी रहे कहा और पानी पीने लगे, और उसके बाद 3 मिनट 3.5 मिनट का इंटरव्यू अधूरा रह गया, जिसको न्यूज़ 18 ने जो आज है, जब तब CNN IBN था, बहुत चला। कहीं वो तो नाराज़गी की वजह नहीं है। उन्हें ये भी लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि वो एक कॉलम भी लिखा करते थे 2002-3 में, कहीं उस कॉलम से तो नाराज़ नहीं है। लेकिन ये सब उनको लगा क्योंकि कॉलम में भी उन्होंने गुजरात में जो किलिंग हुई, इतने मुसलमानों की हत्या, सरकार पर आरोप, ये सब कॉलम में भी लिखते थे। तो उन्होंने तय किया कि नरेंद्र मोदी से मिलकर उनको किसी तरह से समझाया जाए। क्या किया करण थापर ने, एक एंकर की बेचैनी भी देखी। हालांकि मैं होता तो मैं तो ये सब करता, ठीक है नहीं आना नहीं आओ चलो, लेकिन करण थापर को लगता होगा कि शो करना है तो मैनेज करना है, बात करनी है। तो करण थापर ने पीएम तक पहुंचने का रास्ता 2 अख्तियार किया, खोजा। एक अजीत डोवल जो NSA थे हैं, और दूसरे नृपेंद्र मिश्रा जो तब प्रधान सचिव थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, PMO में, जो बाद में अयोध्या में मंदिर बनवाने की जिन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, नृपेंद्र मिश्रा। बहरहाल, तो उन्होंने दोनों से संपर्क साधा। नृपेंद्र मिश्रा से उनकी बात हुई फ़ोन पर 1 मई 2017 को, और उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मैं मोदी जी से मिलकर माफ़ करें, करण ने कहा कि मैं मोदी PM से मिलकर समझना चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, कि नेताओं और मंत्री हमारे शो से क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, किस बात की नाराज़गी है। और नृपेंद्र मिश्रा को भी करण ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को मेरे किसी बर्ताव से नाराज़गी है, अनजाने में अगर कुछ ऐसा हुआ, तो मैं अपने स्वभाव उसके लिए, बर्ताव के लिए खेद व्यक्त करने को भी तैयार हूँ। क्योंकि उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को ये भी कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि 10 साल पहले 2007 में हुए इंटरव्यू की वजह से आज तक वो नाराज़ होंगे, ये भी कहा। तो नृपेंद्र मिश्रा ने उन्हें कहा कि मोदी जी से PM से बात करके वो बताएंगे। और उसके बाद उसी दिन सेम डे अजीत डोभाल जो NSA हैं, उनसे भी मिले करण थापर, और करण थापर ने उनसे भी यही बात की कि, और ये भी बताया कि हमने नृपेंद्र मिश्रा से बात भी की है। तो अजीत डोभाल ने कहा कि ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा के रेस्पॉन्स का वेट कीजिए, और अगर उनसे नहीं शॉर्ट आउट होगा तो फिर मैं बात करूंगा PM से। 3 दिन के बाद नृपेंद्र मिश्रा का फोन आता है करण थापर के पास, जिसमें चूंकि इन्होंने, करण थापर ने प्रधानमंत्री से मिलने का अपॉइंटमेंट मांगा था, तो नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि PM ने कहा है कि करण से मिलने और बात करने का कोई मतलब नहीं है, करण का पूर्वाग्रह कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए उनसे मिलने का मतलब नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि यही वजह रही कि अमित शाह ने आपको रेस्पॉन्ड नहीं किया या दोबारा बात नहीं की, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से यही जवाब अमित शाह को भी मिला होगा जब अमित शाह ने आपके बिहाफ में प्रधानमंत्री से बात की होगी। तब करण थापर को समझ में आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। फिर उन्होंने अजीत डोभाल को भी फ़ोन किया। अजीत डोभाल को फ़ोन किया, उनको पूरी बात की जानकारी दी। अजीत डोभाल ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। और उसके बाद कभी कुछ ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद करण थापर ने आगे फिर पूरी कहानी लिखी है। उस कहानी में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में थे, यही सब लोग जो उस दौर में रिपोर्टिंग करते थे, एंकर करते थे, एडिटर थे, वही उस दौर का जिक्र करते हैं जब 2000 में नरेंद्र मोदी दिल्ली में पार्टी महासचिव थे। मीडिया फ्रेंडली थे, सबसे बात करते थे, इजीली एक्सेसिबल थे, वहीं पार्टी ऑफिस के पास रहते थे, एक प्रचारक की तरह एक कमरे में सब उनके पास जाते थे, बात करते थे, हर चैनल पर डिबेट में कहीं भी उनको कॉल किया जाता था, बुलाते थे तो लोग जाते भी थे, जिसका राजदीप ने जिक्र किया कि कैसे 1 घंटे 5 मिनट मतलब 1 घंटे के नोटिस पर, माफ करें, 1 घंटे के नोटिस पर कैसे राजदीप के स्टूडियो टैक्सी से पहुंच गए थे जब उनका एक गेस्ट कैंसिल हुआ। मेरे उस वीडियो में विस्तार से कहा। खैर, तो करण थापर मोदी से उस दौर के रिश्तों का जिक्र कर रहे हैं इसी में कि कैसे उनसे अच्छे रिश्ते थे। और एक बार करण थापर ने उस समय के सरसंघ चालक थे, जब मोदी दिल्ली में थे तब की बात करें हम 2001 में, तो सरसंघ चालक थे केसी सुदर्शन, और केसी सुदर्शन के इंटरव्यू के लिए कुछ इनसाइट जानने के लिए या RSS के बारे में कुछ जानकारी, कई बार होता है रिसर्च के लिए आप किसी से जानना चाहते हैं, जानकारी के लिए कि क्या सवाल पूछा जाए, कोई खास अंदर की जानकारी, कोई इशू, कोई कॉन्फ्लिक्ट, तो नरेंद्र मोदी से उन्होंने बात की थी 2000 में। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उनकी काफ़ी मदद की थी RSS के प्रमुख से बातचीत करने के लिए। और उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस तरह के उन्होंने सवाल बताए वो काफ़ी RSS चीफ को अनकंफर्टेबल करने वाले सवाल थे। RSS की कमज़ोरियों के बारे में बताया,
आरएसएस की फंक्शनिंग में खामियां क्या है वो बताया, ये सब उन्होंने बताया। तो ये करण थापर लिख रहे हैं कि मैं हैरान था कि एक आरएसएस प्रचारक जो बीजेपी के नेता भी हैं, वो इस तरह के सवाल एक क्रिटिक की तरह आरएसएस प्रमुख से सवाल पूछने के लिए बता रहे हैं। तो दरअसल वो बता रहे हैं कि उस समय उनके किस तरह से रिश्ते थे, और उन्होंने कहा कि ये सब सवाल आप ज़रूर पूछिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, हम जैसे लोग भी इस तरह के सवालों का आंसर जानना चाहते हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा था। और उसके बाद उन्होंने फिर लिखा कि अब कैसे हमारा ये इंटरव्यू हुआ और तब इस इंटरव्यू के बाद क्या हुआ। तो हुआ ये, जो इसमें जिक्र किया कि और उस दौर में करण थापर जब गुजरात दंगे, बाद में नरेंद्र मोदी चले गए गुजरात के चीफ मिनिस्टर होके, और उसके बाद गुजरात दंगे हुए, क्या हुआ सब आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे कि उनकी सरकार ने जानबूझकर ढील दी, या सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए नहीं निभाई। मुसलमानों का जिस ढंग से कत्लेआम हुआ वो एक तरह से खुली छूट का नतीजा था। सेना पहले डिप्यूट होनी चाहिए थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा हम कंट्रोल करेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, उस पर हज़ारों पन्ने लिखे जा चुके हैं, और उस पर बहुत सारे लोगों ने उस दौर में रिपोर्टिंग की, जिसमें राजदीप सरदेसाई भी शामिल हैं। करण थापर ने भी उस समय कॉलम में काफ़ी सख्त लहजे में क्रिटिसाइज़ किया था नरेंद्र मोदी का, उसका भी जिक्र किया। तो बहरहाल उसके बाद 2007 होता है, तब राजदीप सरदेसाई, जैसा कि मैंने कहा, CNN IBN के एडिटर इन चीफ थे। करण थापर उनके लिए शो करते थे उस चैनल के लिए, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि 2007 का वो इंटरव्यू नरेंद्र मोदी का अरुण जेटली के इंटरवेंशन की वजह से ही फिक्स हुआ, और उसके बाद नरेंद्र मोदी तैयार हुए इंटरव्यू देने के लिए, और उसके बाद ये अपनी टीम के साथ अहमदाबाद पहुंचे। शाम का इंटरव्यू था, 4 बजे का, थोड़ा पहले पहुंचे। करण ने लिखा कि जैसे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, जैसे लैंड किया, मोबाइल ऑन हुआ, वैसे ही फ़ोन आया सीधा, और वो फ़ोन करने वाले नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने कहा करण जी पहुंच गए। और उसके बाद इन्होंने कहा हाँ पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि अपना इंटरव्यू तो 4 बजे है ना, लेकिन थोड़ा पहले आना, गपशप करेंगे। ये नरेंद्र मोदी ने करण को कहा कि थोड़ा पहले आ जाइएगा, बातचीत करेंगे। करण थापर पहले पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी के आवास पर, सरकारी आवास पर, मुख्यमंत्री के आवास पर। वहाँ आधे घंटे तक गपशप होता है, बातचीत होती है इधर उधर की, लेकिन करण थापर ने कुछ ये नहीं बताया कि हमारी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होगी। बाकी इधर उधर की जो भी बातें होती रही, जिससे कंफर्टेबल हो जाता है इंटरव्यू के पहले। और उसके बाद इंटरव्यू शुरू हुआ। अब होता यह है कि जैसे राजदीप ने हमारे 4 दिन पहले के इंटरव्यू में कहा कि ऐसे मामलों में शुरू में हम लोग भी करते हैं, शुरू में थोड़े हल्के सवाल पूछे जाते हैं ताकि इंटरव्यूअर कंफर्टेबल हो जाए, और तब आप उस तरह से सवाल पूछो कि अगर वॉकआउट भी करे तो आपका इंटरव्यू 15, 20, 25 मिनट का पूरा हो चुका हो, और उसके बाद आप खींच सकते हैं कुछ। लेकिन करण थापर ने शुरू होते ही तल्ख सवाल से करण थापर ने शुरुआत की, और शुरुआत गुजरात दंगों को लेकर, मोदी की भूमिका, और कैसे आपको मास मर्डर कहा जाता है, आप पे जो आरोप लगे, ये सब करण थापर ने पूछना शुरू किया। और सुप्रीम कोर्ट के जो मौखिक ऑब्जर्वेशन था, उसका ओरल ऑब्जर्वेशन का भी जिक्र किया, जिसमें चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में कहा था कि जो नीरो की तरह बंसी बजा रहा था गुजरात का मुख्यमंत्री, मतलब उन्होंने इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसका भी जिक्र किया। तो मैं चाहता हूं कि वो हिस्सा जो नरेंद्र मोदी से जब उन्होंने शुरू की बातचीत, तो जरा वो सुनिए, देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा। एक मिनट। Declared Gujarat to be the best administered state. India today, on 2 separate occasions, has declared that you are the most efficient chief minister. And yet, despite that, people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? I think it's not proper to say that people. There are 2 or 3 persons, those who used to talk in this terminology. And I always say, God bless them. You're saying this is a conspiracy of 2, 3 people only? I have not said so. But you're saying it's only 2, 3 people. This is what I have information. It's not the people's voice. Can I point out to you that in September 2003, the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government? In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. The Supreme Court seems to have a problem with you. Karan, I have a small request. Please go to the Supreme Court judgment
And is there anything in writing? I'll be happy to know everything. It wasn't in writing or यहाँ क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जिक्र कर रहे हैं करण, दरअसल ये जजमेंट में नहीं था, ये मौखिक ऑब्जर्वेशन था। तो इसलिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखो। उसके बाद क्या हुआ देखिए, करण थापर लगातार फिर उसी पर सवाल पूछते रहे। देखिए, Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. We'll take the decision. I tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that What? maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. बस Just say it again. यहीं पे Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk? But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. यहीं पे जब करण कह रहे थे कि आप ये जो आपने कहा पहले, मतलब एक बार फिर से बोलिए, और उसके बाद आपको क्या रिग्रेट है कोई कि गुजरात में जो किलिंग हुई, और उसी के बाद नरेंद्र मोदी, ये लगभग तब तक 3 मिनट 10 सेकंड हो चुके थे, By not saying it again. उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पानी मांगा। ये देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे रेस्ट करना है। और पानी आप फिर से दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here, I'm happy and thankful to you and continue with this. It's okay. Your things are आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions अब उसके बाद नरेंद्र मोदी बोलते रहे, आपके आइडियाज़ हैं, आप करते रहिए जो करना है, आप ठीक है यहाँ आए। मोदी साहब, वो करण थापर मोदी साहब देखो मैं करते रहे। दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ। मोदी जी कह रहे मैं दोस्ताना संबंध बनाए रखना चाहता हूँ। मुझे एक चीज समझाएं सर। I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? देखिए आपने this is not the time. इसके लिए आपने 2002 में मुझे मिले थे 2003 में। और उसके बाद यही इंटरव्यू यहाँ पे, ये इंटरव्यू खत्म हो गया नरेंद्र मोदी का लगभग 3.5 मिनट पे। अब उसके बाद क्या हुआ वो भी दिलचस्प है, जो करण ने लिखा है कि उसके बाद भी करण थापर उनसे बात करते रहे, कहते रहे कि हम रीडू कर लेते हैं, इंटरव्यू दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू 30 मिनट का होना है, 3 मिनट में ख़त्म हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया कि अब हम बात नहीं करेंगे। करण थापर रिक्वेस्ट करते रहे, नहीं माने, और उसके बाद वही कहते रहे दोस्ती बनी रहे, दोस्ती बनी रहे। फिर उसके बाद उन्होंने खाने उने के लिए कुछ मंगाया, ढोकला वगैरह जो भी खाया, और उसके बाद भी उन्होंने कोई बात नहीं की। और करण थापर ने उन्होंने कहा भी कि अगर पूरी बात नहीं करेंगे, इंटरव्यू पूरा नहीं होगा, तो इसी को नेटवर्क जो है CNN IBN, ये कि आपने वॉकआउट कर दिया, इंटरव्यू से बाहर चले गए, उठ गए, तो ये बार बार चैनल चलाएगा और आपकी इमेज के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने कि आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं अब इंटरव्यू नहीं मतलब दोबारा नहीं करेंगे। और उसके बाद करण थापर 1 घंटे तक उनसे इधर उधर की बात करने के बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे दिल्ली लौटना है, प्लेन छूट जाएगी। और उसके बाद करण थापर दिल्ली लौट गए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसा कि होता है, मैं भी एडिटर था, और होता तो यही होता है कि इंटरव्यू से नरेंद्र मोदी वॉकआउट कर गए तो वो चैनल पे लगातार चलने लगेगा। वही वो चलने लगा चैनल पर लगातार, बैक टू बैक हर बुलेटिन में कि नरेंद्र मोदी ने वॉकआउट किया इंटरव्यू का। उसके बाद मंडे दोपहर, शायद अगले दिन, ऐसा करण थापर लिख रहे, संडे को, हाँ संडे का ये इंटरव्यू का था, मंडे को दोपहर में नरेंद्र मोदी ने करण थापर को कॉल किया और कहा मेरे कंधे पर बंदूक रख के गोली आप मार रहे हो, ऐसा करण थापर को कहा नरेंद्र मोदी ने मंडे को। और उसके बाद करण थापर ने उनको कहा भी, और उसके बाद हंसे। फिर करण थापर को मोदी ने कहा कि करण ब्रदर आई लव यू, जब मैं दिल्ली आऊँगा भोजन करेंगे। और उसके बाद करण थापर लिखते हैं कि वो दिन कभी नहीं आया कि दिल्ली आने के बाद उन्होंने भोजन और मिलने की बात खत्म हो गई। उसके बाद नरेंद्र मोदी 2014 में जीतकर प्रधानमंत्री बनकर आ गए, और तब करण थापर इंडिया टुडे के लिए स्पेशल शो किया करते थे, और उसी की मुश्किल परेशानी जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया। लेकिन उसके बाद करण थापर ने आखिरी पन्ने में, उस चैप्टर के आखिरी पन्ने में लिखा है कि एक बार उनके दफ्तर पवन वर्मा आए, पवन के वर्मा जो डिप्लोमेट रहे और JDU के सांसद भी रहे, नेता रहे,
उन्होंने उन्हें बताया, करण थापर को, कि प्रशांत किशोर ने पवन वर्मा को बताया था कि ये इंटरव्यू से मोदी कितने नाराज हुए थे। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि प्रशांत किशोर ने मोदी को 30 बार ये इंटरव्यू देखने को कहा या दिखाया, प्रशांत किशोर की टीम ने, कि कैसे टफ सवालों का सामना करें और ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में क्या करें। 30 बार उस इंटरव्यू को देखा, जरा सोचिए। और उसके बाद इसी में ये भी है कि पवन ने बताया कि प्रशांत किशोर ने पवन को बताया, इस बात को गौर कीजिएगा, कि वो कभी आपको मौका अगर मिलेगा मोदी को तो वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। मोदी said to Prashant that he will never forgive you and when he gets an opportunity he will take his revenge। मतलब मोदी कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे और अगर कभी मौका मिला तो वो बदला लेंगे। ये मोदी ने प्रशांत किशोर को कहा, प्रशांत किशोर ने पवन वर्मा को कहा, और ये कहानी डिटेल इसमें है। बहरहाल तो और बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं, वो फिर कभी। तो सोचिए ज़रा कि एक इंटरव्यू कितना मोदी के लिए तल्ख सवाल कितने मायने रखते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। और इसीलिए इस दौर में इंटरव्यू किसको होते, बड़े फिक्स लोग, वो चेहरे जो मोदी जी के नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, चापलूसी करते हों, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जो मोदी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश रखने के लिए तमाम तरह के उपक्रम करते हैं, वैसे ही बुलेटिन करते हैं, वैसे शो करते हैं, वैसी एंकरिंग करते हैं सोशल मीडिया पर, हर तरह से उसी तरह से शान में कसीदे पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को ही इंटरव्यू दिया चुनाव के समय, 2019 के पहले, 14 के बाद भी बीच में गैप में, और अभी 24 के समय, तो 70-80 इंटरव्यू दिए, सब वैसे ही लोग थे। और उसमें तो ये भी हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय में, निवास में जो भी है, वहाँ इस तरह से कैमरा फिक्स सेटअप कैमरे के साथ इंटरव्यू किया गया। पीएमओ का कैमरा, पीएमओ का कैमरामैन, पीएमओ का साउंड रिकॉर्डिस्ट, पीएमओ की एडिटिंग, सब एडिटेड टेप उन्हें मिला। कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी हुआ जिसमें आज तक का भी इंटरव्यू शामिल है, जिसमें 4 एंकर्स गए थे, आपने देखा होगा आज तक पर। खाली हाथ एंकर गए और उसका खाली हाथ लौटे, उनको एडिट करके टेप मिल गया। तो उसके बाद मोदी ने तय किया कि उनको इंटरव्यू किसको नहीं देना है तो उसका किस तरह से इंटरव्यू में सामना करना है। तो ये सब इसका जिक्र है। अब एक वीडियो मैंने पहले भी किया था, एक विजय त्रिवेदी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, एनडीटीवी में रहे हैं, जो भी राजदीप की किताब का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। उनके साथ भी एक बार नरेंद्र मोदी ऐसा ही कर चुके हैं, और उनसे भी नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा रिश्ता था। बीजेपी कवर करते थे दिल्ली में विजय त्रिवेदी, और कैसे 2009 लोकसभा चुनाव के पहले विजय त्रिवेदी ने भी जहाज में, या हेलीकॉप्टर था, शायद प्राइवेट प्लेन ही था, उन्होंने कुछ सवाल नरेंद्र मोदी से ऐसे गुजरात दंगों को लेकर, क्या आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस तरह के 4-5 सवाल पीछे पूछे। उसमें भी ऐसा हुआ, इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने पानी पिया और उसके बाद चुप्पी साधी 3-4 सवाल पर, उसके बाद कैमरा बंद करा दिया। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए इंटरव्यू करने वाला क्या सवाल पूछे, और सवाल अगर गुजरात दंगे में उनकी भूमिका को लेकर पूछे तो किस हद तक वो नाराज़ हो सकते हैं, उसकी कहानी थी। तो मुझे लगा चलो इस किताब के बहाने उसकी भी चर्चा हो जाए। तो फिलहाल जैसे कि मैंने शुरू में कहा, इन दिनों किताबें पढ़ने का दौर है, तो हो सकता है इस दौर में वीडियो कुछ कम दिखे, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है जीवन में। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।